कर दें। नमस्कार साथियों, रैपिड रिवीजन की क्लास हमारी लगातार जारी है और कंटिन्यूटी है। और इसमें हमें जो लेक्चर आपके सामने है, राजस्थान हिस्ट्री के जो पॉइंट्स हैं वो लगातार मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं। आपका समय ना बिगाड़ते हुए मैं लगातार आगे बढ़ रहा हूं। और लेक्चर 13 जो है वो आपके सामने, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने आने वाले हैं। राजस्थान के इतिहास के महत्वपूर्ण तथ्य हैं, परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है, मारवाड़ को प्राचीन काल में, मारवाड़ रियासत से पॉइंट हम उठा रहे हैं, मारवाड़ को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? मरुवार नाम दिया गया है। इसके बाद मरुत्थान इसको कहा गया है, मरुत्थान इसको कहा जाता है। मरुस्थल के नाम से जाना गया, मरु प्रदेश के नाम से जाना गया, इसी को धानवुद क्षेत्र कहा गया है। तो मारवाड़ के प्राचीन नाम अगर पूछे जाते हैं तो ये सारे नाम मारवाड़ रियासत के, मारवाड़ क्षेत्र के होते हैं। इसके बाद बात करें, उत्तरी भारत में एकमात्र रावण मंदिर कहां पर है? मंडोर में है। मंडोर में रावण का मंदिर होने का कारण यह है कि रावण की जो पत्नी है वो मंदोदरी मंडोर की रहने वाली थी, इसलिए मंडोर में रावण का मंदिर बना हुआ है। राव सिंहा मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक था, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर पूछा जाए मारवाड़ में राठौड़ वंश का संस्थापक कौन रहा, मारवाड़ क्षेत्र में राठौड़ वंश की नींव रखने वाले कौन हैं, तो इसका आंसर होता है राव सिंहा। राठौड़ वंश जो है, राठौड़ वंश को क्या माना जाता है? राठौड़ वंश को सूर्यवंशी माना जाता है। सूर्यवंश से इनकी उत्पत्ति बताई जाती है। आगे बात करते हैं, मारवाड़ के राठौड़ जो हैं इनकी कुल देवी पूछी जाती हैं तो नागणेची माता हैं। मारवाड़ के राठौड़ों की कुल देवी नागणेची माता है। मारवाड़ के राठौड़ वंश की इष्ट देवी अगर पूछी जाए तो इष्ट देवी चामुंडा माता है, जिनका मंदिर मेहरानगढ़ दुर्ग में बना हुआ है। चामुंडा माता, इष्ट देवी चामुंडा माता है। और नागणेची माता जो है वो राठौड़ वंश की क्या है? कुल देवी हैं। राव सिंहा ने पाली क्षेत्र में राठौड़ वंश की स्थापना की थी। राठौड़ वंश के संस्थापक राव सिंहा, और कहां पर स्थापना करी, कहां प्रारंभ किया? तो राव सिंहा ने पाली में राठौड़ वंश की क्या की है? स्थापना की है। इसके बाद बात करते हैं, राठौड़ वंश में पैदा हुए लोक देवता मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी जो हैं इनके नाम पर ही बाड़मेर वाला जो क्षेत्र है वो मालानी कहलाता है। मालानी को ऐसे भी लिखा जा सकता है, मालानी, राजस्थानी भाषा में मालानी, मालानी को मालानी कहते हैं। और मल्लीनाथ जी के नाम पर इसको मालानी कहा गया। राव चूंडा जो हैं इन्होंने मंडोर को राजधानी बनाया। मंडोर को राजधानी बनाने वाले कौन हैं? तो मंडोर में अपनी राजधानी स्थापित करी थी राठौड़ वंश के आने वाले शासक राव चूंडा ने। मारवाड़ के राव रणमल ने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह मेवाड़ के राणा लाखा से किया। इतिहास का बहुत महत्वपूर्ण और रोचक प्रसंग है जिसमें राणा लाखा के साथ हंसाबाई की शादी करवा दी जाती है। और मारवाड़ के जो राव चूंडा थे इनकी बेटी हैं हंसाबाई और राव रणमल की बहन है। तो राव रणमल राणा चूंडा के लिए रिश्ता लेकर के गए थे और फिर वो मेवाड़ के भीष्म कहलाते हैं, राजस्थान के भीष्म कहलाते हैं। पूरा प्रसंग उसमें बनता है। हम उस प्रसंग में ना जाकर के सीधे वन लाइनर पॉइंट पे बात करेंगे कि मारवाड़ के राव रणमल ने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह कौन सी रियासत, मेवाड़ रियासत के राणा लाखा के साथ कर दिया था, जिसमें शर्त रखी गई थी कि हंसाबाई से उत्पन्न पुत्र ही मेवाड़ का शासक बनेगा। और राणा मोकल फिर शासक बने थे। राव जोधा को मारवाड़ रियासत में सामंत प्रथा का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। राव जोधा जिन्होंने जोधपुर बसाया है, राव जोधा जो एक प्रतापी शासक मारवाड़ वंश में हुए हैं, मारवाड़ रियासत में हुए हैं, इन्होंने सामंत व्यवस्था को, मारवाड़ क्षेत्र में सामंत प्रथा को एक वास्तविक रूप प्रदान किया। एक संगठित सामंत व्यवस्था, एक संगठित जागीरदारी प्रणाली, सामंत प्रणाली इन्होंने प्रारंभ करी है राव जोधा ने। इसके बाद बात करते हैं आगे पॉइंट्स पे। तो राव जोधा एवं मेवाड़ के राणा कुंभा के मध्य एक संधि होती है, आंबल बावल की संधि। 1453 ईस्वी में यह संधि होती है जिसमें मेवाड़ और मारवाड़ दोनों रियासतों की सीमाओं का निर्धारण होता है। आंबल बावल की संधि पूछी जाती है। आंबल बावल की संधि जो है वो किस किस शासक के मध्य हुई है? तो मारवाड़ से कौन थे? राव जोधा। मारवाड़ से हैं राव जोधा और मेवाड़ के कौन है? राणा कुंभा। इनके मध्य यह संधि हुई है। इस संधि में मेवाड़ एवं मारवाड़ की सीमा का क्या किया गया? निर्धारण किया गया। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि हंसाबाई के प्रयासों से ये संधि हुई थी
और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि राजनीतिक कारणों से, कूटनीतिक कारणों से इस संधि को किया गया था। तो जो भी हो, हमें याद रखना है आंबल बांबल की संधि मेवाड़ एवं मारवाड़ के मध्य हुई है। राव जोधा ने कौन सा शहर बसाया है? जोधपुर नगर बसाया, और जोधपुर को मारवाड़ की क्या बना दिया? राजधानी बना दिया। राव जोधा ने ही मेहरानगढ़ का किला बनाया है। मेहरानगढ़ किले की नींव करणी माता के आशीर्वाद से भरी गई और रजिया नामक व्यक्ति को जीवित इसमें चिन्हवा दिया गया था। इसका महत्वपूर्ण पॉइंट बनता है, कहानी बनती है, वो कभी सुनाएंगे आपको। मेहरानगढ़ किला, जोधपुर नगर और जोधपुर को राजधानी बनाने वाले कौन हैं? वो राव जोधा हैं। इसके बाद राव जोधा के बेटे बीका ने क्या बसाया है? बीकानेर बसाया है। ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। बीका ने बीकानेर बसाया, लेकिन बीका कौन है? बीका राव जोधा के ही बेटे हैं। अपने पिता गंगा की हत्या करने के कारण मारवाड़ के शासक जो मालदेव हैं, वो मालदेव मारवाड़ के पितृहंता कहलाते हैं। मालदेव ने अपने पिता की हत्या कर दी थी, तो मारवाड़ के पितृहंता शासक कहलाते हैं मालदेव। पिता का नाम क्या है? राव गंगा। मालदेव की रूठी रानी उमादे, मालदेव की रूठी रानी उमादे आजीवन कहां रहीं? तारागढ़ के किले में रहीं। ये तारागढ़ का किला कहां? अजमेर। तारागढ़ एक बूंदी में भी है, लेकिन ये कहां रही थी? तारागढ़ गढ़वीटली में। अजमेर वाले तारागढ़ में रही उमादे। पहले ही दिन से रूठ गई थी और आजीवन ये मालदेव से रूठ करके कहां रही? तारागढ़ के किले में रही थी। इसके बाद आगे पॉइंट्स पे हम बात करें तो 5 जनवरी 1544 ईस्वी को मालदेव के सेनापति जैता एवं कूपा तथा अफगान शासक शेरशाह सूरी के मध्य गिरि सुमेल का युद्ध लड़ा गया। एक युद्ध लड़ा गया, मारवाड़ के इतिहास का प्रसिद्ध युद्ध, जैतारण का युद्ध भी कहलाता है। गिरि सुमेल का युद्ध लड़ा गया। गिरि सुमेल का युद्ध किस किस के मध्य? मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य लड़ा गया, जिसमें मालदेव की तरफ से कौन थे सेनापति? जैता एवं कूपा। जैता और कूपा पर राजद्रोह का आरोप लग गया था। वो शेरशाह सूरी की कोई चाल थी, उसकी वजह से जैता और कूपा पर राजद्रोह का आरोप लगा। स्वामी भक्ति के प्रति नमक हलाली का आरोप लगा और जैता और कूपा ने अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए, अपने कलंक को मिटाने के लिए शेरशाह सूरी की सेना से युद्ध लड़ा और वीरता के साथ इन्होंने युद्ध लड़ा। गिरि सुमेल युद्ध जीतने के बाद जब शेरशाह सूरी को इतनी चुनौती जैता और कूपा की छोटी सी सेना ने दी, तो शेरशाह सूरी बड़ी मुश्किल से इस युद्ध को जीत पाए। और जीतने के बाद उन्होंने कहा कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। ये कथन इतिहास का प्रसिद्ध कथन बन गया है। और ये कथन किसका है? शेरशाह सूरी का कथन है कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरे हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरे हिंदुस्तान की बादशाहत गिरवी रखवा ले, ऐसा हमारा राजस्थान है जिसका गौरवशाली इतिहास है। याद रखेंगे, गिरि सुमेल युद्ध के बाद शेरशाह सूरी ने यह कथन कहा था। आगे बात करें तो मारवाड़ में सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण किसने करवाया है? राव मालदेव ने करवाया है। राव मालदेव ने मारवाड़ में सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण करवाया। और पूछा जाए मेवाड़ रियासत में सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण किसने करवाया, तो मेवाड़ रियासत में सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण करवाने वाले कौन थे? महाराणा कुंभा थे। ये मेवाड़ के विषय में तथ्य है, ये याद रखेंगे। मूणोत नेडसी ने रावचंद्र सेन को मारवाड़ का भूला विसरा शासक कहा है। रावचंद्र सेन को मारवाड़ का भूला विसरा शासक कहा जाता है, जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। अकबर ने नागौर दरबार लगाया था, वहां से निकल के चले गए और मारवाड़ के भूला विसरा शासक के रूप में जाने जाते हैं, मारवाड़ के विस्मृत नायक के रूप में जाने जाते हैं। रावचंद्र सेन को मारवाड़ का भूला विसरा शासक कहा तो जाता है, लेकिन किसने कहा है, यह भी बात बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये मूणोत नेडसी ने इनको भूला विसरा शासक बताया है। आगे बात करें तो रावचंद्र सेन को प्रताप का अग्रगामी, महाराणा प्रताप का अग्रगामी किसी शासक को कहा जाता है। वीर योद्धा जिसने अकबर की नीतियों का विरोध किया, महाराणा प्रताप से पहले जिन्होंने विरोध शुरू कर दिया, इसलिए इनको प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है। राजस्थान का विस्मृत नायक, मारवाड़ का विस्मृत नायक कहा जाता है। राजस्थान का भूला विसरा शासक इनको कहा जाता है। और रावचंद्र सेन को ही मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। तो ये तथ्य हमें याद रखने हैं। रैपिड रिवीजन के लिहाज से हम पढ़ रहे हैं और बहुत फास्ट हम रिवीजन कर रहे हैं चीजों का। मोटा राजा उदय सिंह मारवाड़ का प्रथम राजा था जिसने मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए।
पूछा जाए कि राजस्थान की पहली रियासत जिसने मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए, तो उसका आंसर है आमेर रियासत या जयपुर रियासत, जिसमें कछवाहा वंश के शासकों ने महाराजा बहारमल ने सबसे पहले अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। अपनी पुत्री का विवाह उन्होंने किया था। इसके बाद अगर मारवाड़ रियासत की बात करें तो मारवाड़ रियासत में पहले राजा कौन हैं जिन्होंने मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए, तो ये मोटा राजा उदय सिंह हैं। इन्होंने मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। क्या हुआ था, इन्होंने अपनी पुत्री जगत गोसाई का विवाह सलीम, जो बाद में जहांगीर कहलाए, इनके साथ किया था। तो अकबर के बेटे सलीम के साथ मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी बेटी की शादी की, जिसका नाम था जगत गोसाई। 1644 ईस्वी में नागौर के अमर सिंह राठौड़ एवं बीकानेर के कर्ण सिंह के मध्य एक युद्ध लड़ा गया, जिसको मतीरे की राड़ कहा जाता है। मतीरे की राड़ कहते हैं युद्ध को। मतीरे के ऊपर लड़ाई हो गई, मतीरे की वजह से लड़ाई हो गई और दोनों राज्यों की सीमा पर ये मतीरे का जो विवाद था वो हुआ। इसमें दोनों राज्य कौन कौन से रियासत हैं, तो नागौर रियासत और बीकानेर रियासत। नागौर के शासक अमर सिंह राठौड़ और बीकानेर के कर्ण सिंह, इनके मध्य ये विवाद हुआ। 1644 ईस्वी में अमर सिंह राठौड़ और बीकानेर के कर्ण सिंह के मध्य मतीरे की राड़ नामक युद्ध लड़ा गया। मैं कहानी में नहीं जाऊंगा, जो कविता है इसके ऊपर वो भी नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि हम फास्ट रिवीजन कर रहे हैं। आगे की क्लास में हम पूरा विवरण इस पे पढ़ेंगे। अप्रैल 1658 में लड़े गए धर्मत के युद्ध में औरंगजेब एवं दारा सिकों के बीच जब सल्तनत की लड़ाई चल रही थी, जब उत्तराधिकार युद्ध चल रहा था, तो औरंगजेब एवं दारा सिकों के मध्य एक युद्ध लड़ा गया जो धर्मत का युद्ध कहलाता है। इस धर्मत के युद्ध में शाही सेना की तरफ से यानी दारा सिकों की तरफ से मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह ने युद्ध में हिस्सा लिया और ये औरंगजेब के खिलाफ युद्ध में लड़े थे। हमें पॉइंट जसवंत सिंह की तरफ से याद करना है कि मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह धर्मत के युद्ध में दारा सिकों की तरफ से लड़े थे। ये पॉइंट याद रखेंगे। लेकिन इस युद्ध में औरंगजेब की विजय हो गई थी। आगे बात करें तो मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह की मृत्यु जब हुई तो औरंगजेब ने कहा कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया। कुफ्र का अर्थ होता है धर्म विरोध, मतलब औरंगजेब के साथ रहते हुए भी जसवंत सिंह ने उनकी नीतियों का खुलकर के विरोध किया, उनकी धर्म विरोधी नीतियों के खिलाफ बोलते रहे। इसलिए औरंगजेब ने जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद कहा कि मेरा जो धर्म विरोधी था, मेरी जो नीतियों का विरोध करता था, आज वो व्यक्ति चला गया। तो ये कथन उन्होंने कहा कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया। ये पॉइंट है। और इसके बाद आगे बात करें तो मुहणोत नेडसी जो राजस्थान के अबुल फजल कहलाते हैं, जसवंत सिंह के दरबारी कवि थे और इतिहासकार थे। मुहणोत नेडसी ने नेडसीरी ख्यात लिखी है। मारवाड़रा परगनारी विगत इनकी रचना है। ये पॉइंट भी आगे लिखा हुआ है। नेडसीरी ख्यात के रचयिता हैं। मारवाड़रा परगनारी विगत जैसी प्रसिद्ध रचनाएं लिखी हैं। किसने लिखी हैं? तो इसका आंसर है मुहणोत नेडसी। मुहणोत नेडसी किन के दरबार में थे? तो मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह के दरबार में दरबारी और इतिहासकार साहित्यकार के रूप में और एक विश्वस्त व्यक्ति के रूप में मुहणोत नेडसी रियासत संभालते थे। महाराजा जसवंत सिंह जब बाहर होते थे तो मुहणोत नेडसी पूरा राजकाज देखते थे। बहुत विश्वसनीय इनके वफादार साथी थे। दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। जब मारवाड़ पे संकट आया, जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई और औरंगजेब ने इसको एक तरह से खालसा घोषित कर दिया। ये कह दिया कि भाई कोई आगे वंशज नहीं है, कोई उत्तराधिकारी नहीं है। और अजीत सिंह वाली पूरी कहानी जो शुरू होती है, उस समय पर लगभग 30 वर्ष तक दुर्गादास राठौड़ ने अजीत सिंह को, जो जसवंत सिंह के बेटे थे, उनको राजा बनाने के लिए एक संघर्ष छेड़ दिया औरंगजेब के खिलाफ। इसलिए दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ का क्या कहा जाता है? उद्धारक कहा जाता है। और उन्होंने अजीत सिंह को राजा बनाकर ही दम लिया। तो दुर्गादास राठौड़ के बारे में है, मारवाड़ के उद्धारक कहलाते हैं। जेम्स टॉड ने इनको राठौड़ों का यूलिसिस कहा है। राठौड़ों का बहुत बड़ा व्यक्तित्व इनको कहा है। तो राठौड़ों के यूलिसिस कहलाते हैं दुर्गादास राठौड़। अभी मैं बात कर रहा था मारवाड़ के 30 वर्षीय संघर्ष में दुर्गादास राठौड़ अजीत सिंह को शासक बनाने के लिए औरंगजेब के खिलाफ युद्ध करते रहे। यह 30 वर्षीय संघर्ष कहलाता है।
जब अजीत सिंह को राजा बनाने के लिए दुर्गादास राठौड़ ने औरंगजेब के खिलाफ संघर्ष किया। अगले पॉइंट पे चलते हैं। तो औरंगजेब की कैद से अजीत सिंह को छुड़ाने में एवं इनका पालन पोषण करने में गोराधाय ने मदद की थी। गोराधाय को मारवाड़ की पन्नाधाय कहा जाता है। गोराधाय ने अजीत सिंह का पालन पोषण भी किया और इन्हें औरंगजेब की कैद से छुड़ाने में मदद भी की थी। अगले पॉइंट पे चलें तो 1730 ईस्वी में महाराजा अभय सिंह के समय खेजडली गांव में, जो जोधपुर रियासत में है, जोधपुर में है, अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में वृक्षों की रक्षा में 363 लोगों ने बलिदान दिया। खेजडली आंदोलन के नाम से जाना जाता है। बिश्नोई संप्रदाय के लोगों ने यहां वृक्षों की रक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। ऐसा राजस्थान, ऐसा खेजडली गांव जो जोधपुर में स्थित है, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला अगर कहीं आयोजित होता है पर्यावरण की रक्षा में, तो वो खेजडली गांव जोधपुर में आयोजित होता है। तो ये राजस्थान में एक महत्वपूर्ण पॉइंट बनता है राजस्थान के इतिहास में कि अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में यहां वृक्षों की रक्षा में 363 लोगों ने जान दे दी। उस समय शासक कौन थे? महाराजा अभय सिंह थे। इन्होंने यहां पर गिरधारी दास नाम के व्यक्ति थे, उनको भेजा था और पूरी कहानी है वो फिर मैं आगे कभी बताऊंगा आपको। यहां रैपिड रिवीजन के लिए हम पढ़ रहे हैं राजा अभय सिंह 1730 ईस्वी। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। मारवाड़ के राजा मानसिंह ने नाथ संप्रदाय अपना लिया, जिसके कारण इन्हें सन्यासी राजा कहा जाता है। आयस देवनाथ के ये शिष्य हो गए थे। आयस देवनाथ जो हैं वो नाथ संप्रदाय के बड़े संत हुए हैं। इनसे शिक्षा दीक्षा इन्होंने ग्रहण कर ली, इनका प्रभाव इन पे आ गया, तो नाथ संप्रदाय अपना लिया मारवाड़ के राजा मानसिंह ने। और क्या कहलाते हैं? राजा मानसिंह सन्यासी राजा कहलाते हैं। ये पॉइंट हमें याद रखना है। मानसिंह ने जोधपुर में नाथ संप्रदाय का सबसे बड़ा केंद्र, अब नाथ संप्रदाय स्वीकार कर लिया है तो नाथ संप्रदाय के लिए कार्य भी करेंगे, इसलिए महामंदिर जो है जोधपुर में नाथ संप्रदाय की जो सबसे बड़ी पीठ है, सबसे बड़ा जो केंद्र है, उसकी स्थापना किसने करवाई? राजा मानसिंह ने करवाई। तो मानसिंह ने जोधपुर में नाथ संप्रदाय का सबसे बड़ा केंद्र क्या निर्मित करवाया? महामंदिर बनवाया। इसके बाद 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के शासक कौन थे? ये नाम हमें याद रखना है, तख्त सिंह थे। 1857 की क्रांति जब हुई तो जोधपुर की तरफ से शासक कौन थे? तख्त सिंह थे। इन्होंने अंग्रेजों की सहायता के लिए अपने सेनापति भेजे थे। ओनाड सिंह को भेजा था। आउवा में, बिथोड़ा में, चेलावास में युद्ध भी हुए थे, जिन पे मैं चर्चा नहीं करूंगा ज्यादा। यहां हमें यह पॉइंट याद रखना है, इस समय जोधपुर के शासक कौन थे? तख्त सिंह थे। आगे बात करते हैं सरदार सिंह की। सरदार सिंह ने अपने पिता जसवंत सिंह द्वितीय की याद में जोधपुर में जसवंत थड़ा बनवाया। बड़ा प्रसिद्ध स्थल है जसवंत थड़ा। जोधपुर में क्या बनवाया? जसवंत थड़ा बनवाया है, जिसे राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन और उतना ही ज्यादा परीक्षा में आने वाला प्रश्न है। जसवंत थड़ा कहां पर है? जोधपुर में है और इसे राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। जसवंत थड़ा इसका नाम है, लेकिन बनवाया नहीं है जसवंत जी ने, ये बनवाया है सरदार सिंह जी ने। किसकी याद में बनवाया? अपने पिता जसवंत सिंह द्वितीय की याद में इसको बनवाया गया है। भारत की स्वतंत्रता के समय जोधपुर के शासक कौन थे? हनुमंत सिंह थे। भारत की स्वतंत्रता के समय जोधपुर के शासक का नाम पूछा जाए तो हनुमंत सिंह थे। एकीकरण के समय जब राजस्थान का एकीकरण हुआ तो हनुमंत सिंह जो थे वो जोधपुर रियासत को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे। हनुमंत सिंह का मंतव्य क्या था कि जोधपुर को किस में मिलाया जाए? मारवाड़ रियासत को किस में मिलाया जाए? पाकिस्तान में मिलाया जाए। तो ये पॉइंट भी हमें याद रखना है कि उस समय जो शासक हनुमंत सिंह थे वो जोधपुर को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे। राव बीका को बीकानेर के राठौड़ वंश का क्या माना जाता है? संस्थापक माना जाता है। इन्होंने ही बीकानेर में राठौड़ वंश की स्थापना की थी। किसने की थी? राव बीका ने। इसके बाद बिट्ठू सूजा ने अपनी रचना, बीकानेर के शासक हुए राव जैतसी रो छंद लिखा है। किसने लिखा है? बिट्ठू सूजा ने लिखा है राव जैतसी रो छंद। इसमें बीकानेर के शासक राव लूणकरण को कलयुग का कर्ण कहा है। ये पॉइंट याद रखेंगे। बीकानेर के कौन से शासक हैं जिनको कलयुग का कर्ण कहा जाता है? तो इनका नाम है राव लूणकरण। कौन से ग्रंथ में मिलती है ये बात? राव जैतसी रो छंद में। किसने कही है? बिट्ठू सूजा ने।
कई सारे पॉइंट एक ही लाइन में एक साथ कलेक्टेड हैं। बिट्टू सूजा ने अपने ग्रंथ राव जैतसिरो छंद में बीकानेर के राव लूणकरण को कलयुग का कर्ण कहा है। खानवा के युद्ध में राव जैतसी ने अपनी तरफ से यानी बीकानेर की तरफ से अपने बेटे कल्याणमल को राणा सांगा की सहायता के लिए भेजा था। राणा सांगा ने खानवा के युद्ध से पहले एक प्रथा का पालन किया जिसका नाम है पाती पर्वन। पाती पर्वन के तहत राणा सांगा ने अपने आसपास के राजपूत राजाओं की सारी रियासतों को निमंत्रण दिया कि भाई एक मुस्लिम आक्रमणकारी आया है, उसके खिलाफ हमें युद्ध लड़ना है, तो सभी संगठित होकर चलेंगे। उन्होंने पाती पर्वन की परंपरा निभाई और इधर से रियासतों ने अपनी तरफ से जितना सहयोग हो सका वो सहयोग किया और खानवा के युद्ध में बीकानेर रियासत से कल्याणमल को सैनिक सहायता के लिए राणा सांगा की सहायता के लिए भेजा गया था। बीकानेर के पृथ्वीराज राठौड़ राव कल्याणमल के बेटे थे जो अकबर के दरबारी कवियों में बड़े प्रसिद्ध रहे। अकबर के दरबारी कवियों में रहते थे, बीकानेर के थे पृथ्वीराज राठौड़। अकबर के समय पृथ्वीराज राठौड़ ने गागरोन दुर्ग में बेली कृष्ण रुक्मणी की रचना की। ये पॉइंट याद रखेंगे, ये रचना बहुत बार परीक्षा में पूछी जाती है। बेली कृष्ण रुक्मणी, इसके रचयिता कौन है? तो सिंपल सा आंसर है पृथ्वीराज राठौड़। थोड़ा अंदर डीपली पूछा जाए तो इसकी रचना कहां की गई है? तो गागरोन दुर्ग में की गई है। गागरोन दुर्ग अकबर ने पृथ्वीराज राठौड़ को दिया हुआ था, तो पृथ्वीराज राठौड़ ने यहीं रह करके इस ग्रंथ की रचना की है। कन्हैयालाल सेठिया जिन्होंने धरती धोरानी लिखा, कन्हैयालाल सेठिया ने पाथल और पीथल नामक पुस्तक लिखी। ये है पाथल और पीथल, जिसमें पृथ्वीराज राठौड़ को पीथल एवं महाराणा प्रताप को क्या लिखा गया है? पाथल लिखा गया है। ये पॉइंट याद रखेंगे। पृथ्वीराज राठौड़ क्या कहलाते हैं? पीथल, और महाराणा प्रताप क्या कहलाते हैं? पाथल। पाथल और पीथल जो रचना है किसकी है? तो ये रचना जो है कन्हैयालाल सेठिया की है। आगे बात करें, मुंशी देवी प्रसाद ने राय सिंह को राजपूताने का कर्ण कहा है। यह बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए महत्वपूर्ण है कि लूणकरण जो हैं, राव लूणकरण बीकानेर के राव लूणकरण को तो क्या कहा गया है? कलयुग का कर्ण कहा गया है। कलयुग का कर्ण। और यहां क्या बात आ रही है? यहां बात आ रही है राजपूताने का कर्ण। राजपूताने का कर्ण किसको कहा गया है? बीकानेर के शासक राय सिंह को कहा गया है। दोनों ही तथ्य हमें याद रखने हैं। बीकानेर के शासक अनूप सिंह का समय बीकानेरी चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है। बीकानेरी चित्रकला का स्वर्ण युग पूछा जाए, उस्ता कला, मथेरण कला जब चरम पे पहुंची, तो ऐसी जो शैली है बीकानेरी चित्रकला, उस बीकानेरी चित्रकला का स्वर्ण काल किस राजा के समय है? अनूप सिंह के समय है। बीकानेर के सरदार सिंह राजस्थान के एकमात्र ऐसे राजा थे जिन्होंने 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों का साथ तो दिया ही दिया, लेकिन राजपूताने के बाहर भी उनकी सहायता के लिए अपनी सेना भेज दी थी और इन्होंने पंजाब हरियाणा क्षेत्र तक अपनी सेनाएं भेजी थी अंग्रेजों की सहायता में। तो एकमात्र शासक हैं, और जहां एकमात्र शब्द आ जाता है वो चीज महत्वपूर्ण हो जाती है। तो बीकानेर रियासत के सरदार सिंह एकमात्र राजा थे जिन्होंने इस क्रांति के समय अंग्रेजों का साथ देने के लिए राजपूताने के बाहर भी अपनी सेनाएं भेजी थीं। इसके बाद बात करें महाराजा गंगा सिंह। महाराजा गंगा सिंह द्वारा 1927 में गंग नहर का निर्माण करवाया गया। यह भारत की सबसे प्राचीनतम नहर परियोजना है। राजस्थान के भागीरथ हैं। इसके बाद बात करें राजस्थान के एकीकरण के समय या भारत की स्वतंत्रता के समय बीकानेर के शासक कौन थे? शार्दुल सिंह थे। दोनों ही तथ्य महत्वपूर्ण हैं, चाहे बात करें राजस्थान के एकीकरण के समय की, चाहे भारत की स्वतंत्रता के समय की। इस समय पर बीकानेर के शासक कौन थे? शार्दुल सिंह थे। अगले पॉइंट पे बात करें, एकीकरण में विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली प्रथम रियासत जो थी वो बीकानेर रियासत थी। एकीकरण के समय विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली राजपूताने की पहली रियासत पूछी जाए तो वो कौन सी रियासत है? बीकानेर रियासत है। लगातार मैं आप तक पॉइंट्स पहुंचा रहा हूं, मुझे उम्मीद है और मुझे जैसे कमेंट्स प्राप्त हो रहे हैं उससे मुझे लगातार ऐसा लगता है कि आपको इनका बेहद और बेहतरीन तरीके से फायदा मिल रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा इन चीजों को अपने साथियों तक शेयर करें जिससे ये तथ्य उनके भी काम आए और आगे बढ़ते रहें और
अपनी आने वाली जो परीक्षाएं हैं उनमें इनका लाभ सभी के द्वारा लिया जा सके। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।